बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, आज दो लिहाज से पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक इंतहाई मुनफरिद दिन था। पहला ये कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को बराह रास्त दिखाया जाता रहा, और दूसरा ये कि ऐसा शाज़ो नादिर ही होता है कि आला ओहदे पर बैठा शख्स अपने इख्तियारात में कमी के लिए राज़ी हो। आज हमें सुप्रीम कोर्ट की समाअत में ये दोनों पहलू नजर आए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में कायम फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून पर समाअत हुई, जिसकी कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई। वफाकी हुकूमत ने एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा की। वफाकी हुकूमत ने यह मौक़िफ़ भी अपनाया कि पार्लियामेंट आइन के आर्टिकल 191 के तहत कानून साजी कर सकती है। दूसरी तरफ वकील दरख्वास्त गुजार ख्वाजा तारिक रहीम ने भी अपने दलाइल दिए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि पहले सिर्फ ये बता दें कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आइनी है या गैर आइनी, जिस पर ख्वाजा तारिक रहीम ने कहा कि अपील का हक देने के लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून गैर आइनी है। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि आप खुद अदलिया के दिफा के लिए रूनुमा हुए हैं, अच्छी बात है, आप मेरे हुकूक की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सवाल किसी के हुकूक का नहीं बल्कि ये आइनी सवाल है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि रेकोर्डिक मंसूबे को सुप्रीम कोर्ट के ने आर्टिकल 184 की शिक के तहत उड़ा दिया। मुल्क को $6.5 बिलियन की डज लगी। मैं अपने लिए ऐसा इख्तियार इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, बराए मेहरबानी मुझे ऐसा इख्तियार नहीं चाहिए। ये केस नाज़रीन बहुत अहम है, ज़ाहिर है इस पर भी हम बात करें, लेकिन आज की जो अहम पेशरफ्त कार्रवाई बराह रास्त नशर होना, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट, इसके क्या असर, इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, ताहिर मलिक साहब, फैसल हुसैन और मोहम्मद इलियास साहब। मैं तमाम एक्सपर्ट्स को खुशामदीद कहूँगी। ताहिर मलिक साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि रिमार्क्स जिस तरह से कुछ का मैंने जिक्र किया, इंतहाई अहम जो आज हमने देखी, सबसे जो अहम और इम्पॉर्टेंट सवाल ताहिर मलिक साहब, बराह रास्त नशर होना सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई, अदालती कारकर्दगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये एक अच्छी बात है, डेमोक्रेटिक बात है, मगर मेरा अपना ख्याल है कि हमारे यहाँ जो कल्चर है वो दिखावे का ज़्यादा है, प्रेजेंटेशन का ज़्यादा है। हम इन दायरों में फंसे रहते हैं। कई हमारे चीफ जस्टिस आए हैं, वो जनाब बेशुमार उनको सुओ मोटो ले लेते हैं, कई जाके शराब तक पकड़ना शुरू कर देते हैं। तो इदारों में इस तरह नहीं होता। मेरा तो इससे और क्वेश्चन बन रहा है कि क्या जो हम लोग समझते हैं कि जमहूरियत में इदारे होते हैं और इदारों में तो बंदे का बदलने का फ़र्क ही नहीं पड़ता। याद देखें, कल एक चीफ जस्टिस साहब बोर्ड थे, 12 घंटे में पूरी सुप्रीम कोर्ट बदल गई। इससे पहले भी हमारा एक इदारा है, आर्मी है, हमारे एक चीफ थे, उनका ख्याल था, या जनरल फैज़ के ज़माने में कहा जा रहा था कि काजी ईसा साहब हैं वो जज नहीं रहेंगे, आज वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है। मैं इससे एक नई बहस चाह रहा हूँ शुरू की जाए कि क्या पाकिस्तान के इदारे हैं कि हम लोगों के साथ चल रहे हैं। मेरा ख्याल है ये चीज़ साबित ये कर रही है कि हम जदीद दुनिया की जमहूरियत के साथ नहीं है। जदीद दुनिया में लोगों के बदलने से, चीफ के बदलने से इदारों का एकदम कलर नहीं बदल जाता। यहाँ 12 घंटे हुए, नए हमारे चीफ आए हैं। मेरे पहले चीफ भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ थे, ये भी मेरे सुप्रीम कोर्ट के चीफ हैं, आने वाले भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ हैं, और ये सारे आइन के मुताबिक हैं, ये सारे पाकिस्तान लोगों के मुलाजिम हैं, ये मेरे टैक्स पे पलते हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये बहस अब थोड़ी सी हमें बड़े हो जाना चाहिए, और बड़ी बहस यही बनती है कि क्या हमारे मुल्क को इदारे चला रहे हैं कि अशास चला रहे हैं। और देखें, बंदा बदलने से किस तरह चीज़ें बदल गई हैं। दिस इज़ अ वेरी सीरियस थिंग। ठीक है जी। आमिर साहब, आप समझते हैं कि जिस तरह ताहिर मलिक साहब ने ये नुक्ता उठाया कि इदारे को चलता हुआ नज़र आना चाहिए, अशखास का असर नहीं पड़ता हुआ नज़र आना चाहिए, आप किस तरह से देखते हैं अदालती कार्रवाई पर? आपको लगता है कोई असर पड़ेगा? बराह रास्त नशर हुई तारीख में पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई। देखें, एक तो ये अच्छा फैसला था, और जब भी आइनी मामलात आएँ इस तरह की, उस पर बहस लाइव होनी चाहिए। जजों का भी पता चलता है और वकला का भी पता चलता है कि कौन तैयारी करके आया है, कौन पैसे सिर्फ पकड़ के आके खड़ा हो गया है। पता चलना चाहिए कि काबिलियत कितनी है, और इदारे पे इदारा जाती अमल होगा तो फैसला होगा। जैसे अभी चीफ जस्टिस ने 3 अक्टूबर की तारीख दे दी है इस पर, लेकिन अमल दरामद उन्होंने इस तरीके से इसी जिस पे स्टे किया था कर दिया कि अगर चीफ जस्टिस को ही रोस्टर का मास्टर बनाया गया है तो उन्होंने 2 सीनियर जजों से बैकग्राउंड में भी मुशावरत की और भरी कोर्ट में भी करके कह दिया कि हम बेंच बनाएंगे 2 सीनियर मोस्ट जजेस की मुशावरत से। तो अमल दरामद तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे एक तरीके से हो गया। यानी कल सुबह जो अभी थोड़ी देर में काज लिस्ट आ जाएगी वो 2 सीनियर जजों से मुशावरत के बाद आएगी कि चीफ जस्टिस ने खुद को इदारा जाती पाबंदी का
रास्ता देते हुए कहा है कि वो खुद से अक्ले कुल नहीं बनेंगे, बल्कि यही बात उन्होंने कही कि आज 57,000 केस ना होते तो पार्लियामेंट भी शायद कानून इस तरह का ना बनाती। उन्होंने रेकॉर्डिक का जिस तरह से हवाला दिया कि $6.5 अरब का पाकिस्तान को जुर्माना हुआ, तो ये वो होती है कि जी सुओ मोटो पे जहां चीफ जस्टिस का दिल अटक गया वो केस लगा दिया, फलां कर लिया, जहां उनका नहीं हुआ तो उनके साथी जजेस ने मुशावरत शुरू कर दी। जैसे एक सीपीओ लाहौर को, सीसीपीओ लाहौर को लगाने के चक्कर में पूरे इलेक्शंस को ही नए तरीके से ऐसा फंसाया कि आज तक वो हल ही ना हो सका। ये है वो फर्क, इदारे पे इदारे के कमांड करने वाले का यकीनन एक फर्क आता है। और अगर ये सिस्टम इवॉल्व हो गया कि जी आपने 3 जजों ने बैठ के करना है और अपीलों को बड़ा बेंच सुनेगा, मेरा ख्याल है फायदा हो जाएगा पाकिस्तान का कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आप और हम कई दफा महफिलों में सुनते थे कि जी हम बताते थे फलां ने ये कह दिया, अब वो लाइव फिक्रे आ गए कि टैक्स पेयर की मनी से ये अदालत चल रही है और ये जजेस चल रहे हैं, तो फैसले हमें उस तरफ जाके करने होंगे। अब ये जो बुक वैल्यू पे जाते हुए चीफ जस्टिस जितने भी गए हैं नई गाड़ी घर ले जाते हैं, पेंशन पूरी की पूरी 100% लेते हैं, आम मुलाजिम रिटायर होता है तो वो 70% उसको देते हैं। यहाँ सारी रियायत इसलिए दी गई थी कि ये लोगों को इंसाफ फराम करेंगे, लेकिन ये तो सिलेक्टिव इंसाफ फराम कर रहा था सुप्रीम कोर्ट जैसा हमारा इतना बड़ा इदारा। तो फिर ये बहुत जरूरी हो गया कि अगर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जैसे आगे हैं, पब्लिक करते हैं, हमें इनके आने वाले कंडक्ट के ऊपर बात करनी होगी। शख्सियत को छोड़ के हो गई, शख्सियत जितनी थी बड़ी वो आ गए, अब चीफ जस्टिस बन गए। आने वाले दिन बताएंगे कि वो किस तरह सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करते हैं, वो किसी के हक में और किसी के खिलाफ ना जाएं, वो आइन और कानून की मंशा से फैसले करें, वो पंचायती और तशरीही आइन ना बनाएं। फिर सब लोग इनको कहेंगे कि एक बहुत अच्छे जज हैं, वरना पहले भी जजेस गए हैं जिनकी ये खुद भी आज उनका इन्होंने भी बयान दिया कि कभी मार्शल लॉ को सिलेक्ट करते रहे और हमायत करते रहे, तो क्या वो फैसले हम पाबंदी करेंगे उनकी या $6.5 अरब के नुकसान पहुंचा। उन्होंने खुद अपने साबका इदारे के सरबराहान को मतून किया है, तो ये सबका राइट फैसलों के ऊपर गुफ्तगू करने का है, हम और हमारा और आपका भी है। तो चीफ साहब के जब आने वाले फैसले होंगे उसी पे उनके बारे में राय भी बनेगी। सही है जी। आया साहब, आपके ख्याल में जाहिर है हम इस एक्ट और कानून पर क्या क्या उस पर बहस हुई, क्या रिमार्क सामने आए, उस पर बात नहीं करें, क्योंकि ये पहली दफ़ा देखने में आया अब कि जो कार्रवाई थी सुप्रीम कोर्ट की वो बराह रास्त नशर की गई। और इससे पहले जिस तरह से हम खुद अपने प्रोग्राम में बैठकर अदलिया की कारकर्दगी पर भी बात करते रहे हैं, सवाल उठाते रहे हैं, और जिस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात जिसके खिलाफ फैसला आता है, ऑल्दो इंसाफ जो होता है वो तो बराबर होता है, तो आपको लगता है कि इस एक्शन से जो अदालती कारकर्दगी है उस पर कोई असर पड़ेगा? दुआब, ये इदारा इंसाफ फराहम करने के लिए बनाया गया था, लेकिन बदकिस्मती से हमें मुनसिफ फराहम किए जाते रहे। अब और ये ठीक है, लाइव कवरेज पहली दफ़ा हो गई फुल कोर्ट की, और जो डिमांड भी, चूँकि ख़ुद ये फायज़ ईसा साहब भी डिमांड करते थे कि जी कुछ मामला फुल कोर्ट में जाने चाहिए, और वो हम ख्याल जजेस पे बहुत ज़्यादा तनकीद होती रही। मुझे आज भी अल्लाह के फजल से इस बराह रास्त कार्रवाई में भी हम ख्याल जजेस नज़र आते रहे। भाई जाहिर है, जज अगर आपको कोई एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, नुक्ता नज़र है, तो हम ख्याल तो आप हो जाते हैं, मतलब वो तो उससे तो जान आप नहीं छुड़ा सकते। बिल्कुल। और कुछ ये इख्तिलाफ करते हैं, कुछ साथ देते हैं। जाहिर है वो समझ आ रही थी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि किस जज ने किस तरफ जाना है, वो चीज़ें तो उसमें ढकी छुपी नहीं है। हो गया, सारा कुछ मामला हो गया, चलें जी एक्ट भी मान लिया, पार्लियामेंट को सुप्रीम भी मान लिया, सब कुछ हो गया। हर चीज़ की कुछ ज़ाहिर फ़वाइद भी होते हैं, कुछ नुकसानात भी होते हैं। कुछ चीज़ें आप ये चूँकि पार्लियामेंट ही सुप्रीम है, तो जब वो एक पार्लियामेंट ने का जो केस आया था जस्टिस बंदयाल साहब की अदालत में, और उस वक्त उन्होंने अदलिया को सुपीरियर करार दे दिया, उन्होंने स्पीकर का फैसला गलत करार दे दिया। अब कल को कोई और सिचुएशन बनेगी, यहाँ को डिफरेंट फैसला आ जाएगा। बात तो ठीक है कि इदारे मजबूत होने चाहिए थे, हमें नज़र आना चाहिए था कि जी इदारा जाती को फैसले आ रहे हैं, लेकिन यहाँ शख्सियात चूँकि हमेशा अहम होती हैं। और मुझे याद है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की भी जो आखिरी मीडिया टॉक थी, वो उन्होंने कह के उठे थे कि अब इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है, क्योंकि जो इख्तियार और इक़्तिदार जिसके पास आ जाता है वो समझता है कि मैं इंडिस्पेंसिबल हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है, मेरे से पहले जो कर गए वो भी गलत हैं, और मेरे बाद जो आएगा वो भी शायद मामला ठीक नहीं चला सकेगा। इसलिए मुझे हमेशा रहना चाहिए यहाँ।
ये सबसे बड़ा अलमिया हमारे यहाँ ये है। और ये लाइव कवरेज देख लिया हमने, 15 जज भी देख लिए, उसके बाद जो वकला थे अटर्नी समेत वो उनके दलाइल भी सुन लिए, उनके रिमार्क्स भी जजिस के देख लिए। नॉर्मली होता तो ये है ना कि एक वकील जब बोल रहा होता है, दलाइल दे रहा होता है, तो आप नोट्स लेते हैं और उसके बाद एंड पे ज़ाहिर है आप सवाल पूछ लेते हैं जो आपके जहन में होते हैं। लेकिन चूंकि लाइव कवरेज चल रही थी इसलिए लग रहा था कुछ जजों में भी मुकाबला हो रहा है कि अगर मैंने सवाल ना पूछा तो शायद मैं पीछे रह जाऊंगा। और अक्सर मैं देख रहा था कि वो दलाइल, एक दलील पूरी नहीं होती थी और उसके दरमियान में वो इंटरसेप्ट करते थे और सवाल पूछ लेते थे। ये भी हुआ करता है, आपको पता है यहाँ। और नई चीज़ें तो हम जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दौर से देख रहे हैं, हर दौर में कुछ ना कुछ नया होता है। ये आज भी कुछ नया हुआ है, तो अल्लाह करे कि ये सिर्फ नया दिखाने के लिए ना हो, बिल्कुल कुछ चीज़ें बेहतर करने के लिए अगर नया हुआ तो यकीनन हम सब बैठ के यहाँ जस्टिस फाइज ईसा के गुण गा रहे होंगे। लेकिन अगर फैसले नहीं, वो आज भी कह रहे थे कि शायद 150 केसेस और आगे होंगे इस दौरान, हम जब तक ये कर रहे हैं, तो उस तरफ अब ध्यान जाएगा। और कोई मतलब उम्मीद रखी जाए कि कल को 15 या 17 रुकनी यहाँ पे वो फुल कोर्ट बैठ के जब 2 और भी जजेस आ जाएंगे, कोई आपका और मेरा मुकदमा भी सुन रहे हों लाइव, सही, और हमें पता चले कि जी वाकई हमारी भी बड़ी फिक्र होगी। अब ये जो अफराद आए हैं ये फिर यार साहब आप और हम ही नहीं चला रहे होंगे। ठीक बिल्कुल। जी फैसल साहब, आज की जो कार्रवाई है आप उसको देखते हुए कह सकते हैं कि अब आने वाले दिनों में हमें अब अदालती निज़ाम मज़ीद बेहतर होता हुआ नज़र आएगा? देखिए आज जो ये लाइव कवरेज हुई है, अब ये अंदाज़ा नहीं है कि आज ही हुई है या रोज़ाना होगी। अगर रोज़ाना होगी तो फिर तो ये सियासतदानों का सारा धंधा ही ठप हो जाना है, क्योंकि उनकी प्रेस रोज़ाना नहीं होनी, भी 11 बजे से लेके 4 बजे तक है। सही है, रोज़ाना नहीं होनी। ये कह सकते हैं ना, कल भी कर लो, परसों भी हम लोग, फिलहाल तो 3 तक उन्होंने सियासतदानों का जो सारा जन कर दिया। नहीं शायद फैसल साहब कहना चाह रहे हैं कि हर केस का इसी तरह से होगा। और छोटी सी बात यह है कि ये जो जजेस का मुकाबला है ना, चूंकि लाइव पहली दफा था, ये हमेशा से ही वकील के साथ होता है और एक दूसरे के साथ वो जिसे कहते हैं नहीं पहलवान पैंतरा बदल बदल के हमले करते हैं, उस तरह ये नुकात उठाए जाते हैं जजेस की तरफ से। ये हमेशा से हम देखते आ रहे हैं। ठीक ठीक जी फैसल साहब, अगर पाकिस्तान में क्योंकि पहली दफा इस तरह की कवरेज हुई है तो हमें ये अनोखा लग रहा है। दुनिया में ये एक मामूल की बात है। अब इंडिया के जजेस की देख लें, यूट्यूब जो है वो हजारों वीडियोस पड़ी हुई है। अमेरिका के जजेस की देख लें, वीडियोस पड़ी, बहुत छोटे छोटे नौयत की जो है वीडियोस पड़ी हुई, गाड़ी के चालान तक के मामलात की वीडियो, जजेस के फैसले पड़े हुए यूट्यूब पर वीडियो की शक्ल में। लेकिन एक अहम तरीन बात यह है कि इससे कौम को क्या मालूम चल रहा है, कौम को जजेस की जहनी सतह, उनकी इल्मी इस्तेदाद, उनके सवालात के म्यार, इसका अंदाजा हो रहा है। हम तो टिकर की शक्ल में देखते हैं ना, या तो ऐसे ऐसे चीफ जस्टिस भी आए जो अपनी मर्जी के जो है वो टिकर चलवाया करते थे और फिर बाकायदा उनको जो है वो टिकट चले हुए टिकर जो है वो भेजे भी जाते थे, वो आपकी दिए हुए टिकर जो है वो चल गए। इससे भी एक अंदाजा हो रहा है। फैसले से पहले भी जो है लोगों को इस बात का अंदाजा हो रहा है कि कौन सा जज जो है वो किधर खड़ा हुआ है। वकीलों की इस्तेदाद का भी अंदाजा हो रहा है। जो वकील आके जो एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी करते हैं, वो जब कोर्ट में होते हैं तो उनके पास कितना इल्म होता है। ये भी कौम को अगर मुस्तकिल बुनियादों पर होता है तो ये भी जो है वो अंदाजा हो जाएगा। अब ये जो कहना है ना कि इदारों को जो तबाह किया, तो इदारों ने अपने आप को खुद से तबाह नहीं किया, इदारों को अफराद ही बनाते हैं और अफराद ही तबाह करते हैं। सही, कोई सा भी इदारा हो, चाहे वो अदलिया हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, पार्लिमान हो, किसी भी इदारे को उठा लें तो उनको अफराद नहीं बनाना होता है, अफराद नहीं जो है वो तबाह करना होता है। अगर एक अच्छी रिवायत कायम हो रही है और अगर इसका कोई मुस्बत पहलू आ सकता है तो हमें इसको जो है ना वेलकम करना चाहिए। सही। लेकिन हमें ये बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि हमने यहाँ के जजेस को जो है अल्लाह माफ करे ज़मीनी खुदा बनाया और बनते हुए देखा है। एक सबसे बड़ी मिसाल यहाँ चौधरी इफ्तिखार की है, फिर साकिब निसार, फिर जस्टिस गुलजार, ये जो फैसले करके गए और जो इनको जिस तरह सर पे चढ़ाया गया उसकी कीमत जो है वो कौम भुगत रही। आज तो बल्कि नए चीफ जस्टिस साहब ने कह भी दिया कि खुद एक जज, हम और आप तो अदालती फैसले पे तनकीद नहीं कर सकते, जी जी, लेकिन उन्होंने लाइफ में बोला कि अदालतों के फैसलों से पाकिस्तान को अरबों डॉलर की जो है वो डज लगी है। रिकॉर्डिंग का उन्होंने जो हवाला देखेगा तो फैसला किसने किया था, कोई इसी अदलिया से जिस कुर्सी पर बैठे हुए थे वो इसी कुर्सी पर बैठकर किया था ना। तो कोई उन चीफ जस्टिस साहब से पूछेगा
कि तुम इस मुल्क को जो तबाह करके गए हो उसकी कीमत जो आज भी पूरा पाकिस्तान अदा कर रहा है। सही है। और आपने पूरी दुनिया में अपनी जायदादें बना ली, लेकिन ये कौम आपकी वजह से भूखी नंगी हो गई। तो उनसे भी आज के रिमार्क्स के बाद तो उन चीफ जस्टिस को भी, चौधरी इफ्तिखार को भी जो है वो अदालती कटेरे में लाना होगा। ठीक। और उनसे पूछना होगा कि तुम्हारी स्टील मिल का केस देख लें, क्या किया आज स्टील मिल को। उनके जाने के बाद स्टील मिल तो खड़ी नहीं हुई, ठीक है, उनके जाने के बाद खरबों रुपए भूखी नंगी कौम के जो स्टील मिल पे लगे चले जा रहे हैं, लगे चले जा रहे हैं, लगे चले जा रहे हैं। अभी भी कोई हल नहीं है। जी, बहरहाल एक अच्छी चीजें देखते हैं आगे चल के क्या होता है। चल इलियास, हम सबको खुश फहम होना चाहिए, खुश गुमान होना चाहिए। चले वो हम जिन हालात में हम खुश रहते हैं तो हम खुश गुमान ही हैं। बचपन तो इलियास ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। गरीब आदमियों के पास क्या ऑप्शन है, अच्छा ही सोच ले। बिल्कुल। अब आमिर साहब बहुत सारी चीजें, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो अपने ओहदे का चार्ज संभाला, आज देखें फुल बेंच भी आज उन्होंने समाअत की। और समाअत में देखें कि समाअत में उन्होंने तमाम जजों को देखने का एक मौका दिया लोगों को। आवाम जो इस केस के बारे में देख रही थी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, उसमें लोगों को पता चला कि क्या मसला है। लोग वरना ज़बानी समझते थे, अखबार से पढ़ते थे, टीवी की हेडलाइंस देख लेते। आज उनको पहली दफ़ा पता चला समाअत किस तरह हो रही है, अंदर किस तरह करें। तो लोगों ने बड़ी दिलचस्पी ली आज इस चीज़ मसले के, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस मसले का हल क्या है। तो वो ये उनको है नहीं है, उससे उनकी ज़िंदगियों को क्या फ़ायदा होगा। ये ज़ाहिर है ये चीज़ें जो हैं, लोगों का जो IQ लेवल है अभी इस बारे में नहीं है। तो ज़ाहिर है जो वकला की जानिब से जो उन्होंने दलाइल दिए आज जैसे चल रहा था, तो ये अगर ये है फुल बेंच तो नहीं हमेशा इस तरह फुल बेंच ही चलेंगे। लेकिन जो दूसरे बेंच हैं, अब जैसे पहले कहा जाता था 8 रुकनी जज का मुतालबा कर लिया, फुल बेंच बनाया जाए कोर्ट पर, जिस तरह कहा जाता था। अब मेरे ख्याल उस तरह की जो चलता था ना मसला कि जी नहीं बना रहे, तो अब वो मसला हट गया है। अब वो उस तरह की रुकावटें नहीं होंगी। उम्मीद है कि जस्टिस काजी फायज ईसा ऐसी मामलात वगैरह पर नहीं तो जो देंगे, उनको जो इस वक्त जो है कि अपना जो टारगेट है उन्होंने जो सेट किया हुआ है उसके मुताबिक वो चलेंगे, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जा सके। क्योंकि यही है, वो लोगों को लिए बताना चाहते हैं कि जी मैं उनके लिए काम करने के आए हैं। तो ज़ाहिर है उनकी ज़िंदगी से उनकी जो देखा है जो आज तक, जिस तरह वो अकेले अटल खड़े हो जाते थे और करते थे, तो ज़ाहिर है अब वो चीफ जस्टिस बन गए। अब दूसरे लोग जो उनको नहीं करने देते थे काम, उनको लिए अब तो खुला मैदान है और वो लोगों के लिए काम करना चाहेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जिस तरह आप कह रहे हैं। और अब देखना है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा किस तरह मामलात को देखेंगे। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं और इसी मामले को हम आगे बढ़ाएंगे और सवाल ये रखेंगे कि बतौर चीफ जस्टिस उनको किन किन चैलेंजेस का सामना होगा। राय लेंगे ब्रेक। नाज़रीन, जस्टिस काजी फायज ईसा ने पाकिस्तान के कल 29वें चीफ जस्टिस का हलफ उठाया। बतौर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने बहुत से अहम फैसले दिए जिनको ना सिर्फ सिविल सोसाइटी बल्कि सियासी, कानूनी और आइनी माहिरीन की जानिब से भी सराहा गया। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में इन्हें बतौर जज अपने खिलाफ रेफरेंस का सामना भी करना पड़ा। मई 2019 से जून 2020 तक ये मामला तकरीबन 13 माह तक चला, जहाँ सुप्रीम कोर्ट में इस केस की 40 से ज़ायद समातें भी हुई। 7 अगस्त 2019 को जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने खिलाफ सदारती रेफरेंस को ज़ाती तौर पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। 19 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कलअदम करार देते हुए उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली थी और चीफ जस्टिस ने इसे कामयाबी से अपने खिलाफ इस रेफरेंस का भी दिफा किया। उनकी इस कामयाबी में उनकी अहलिया ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। शायद यही वजह थी कि शौहर के मुश्किल वक्त में डटी हुई मिसेस सरीना ईसा कल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के हल्फ के दौरान भी उनके साथ खड़ी थी, जिसके अवामी हल्कों में काफ़ी उन्हें सराहा गया। नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक ऐसे वक्त में हल्फ उठाया है जिस वक्त अदलिया को काफ़ी चैलेंजेस का सामना है, जिसमें एक तरफ सियासी नोयत के अहम केसेस हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी अवाम के 57,000 से ज़ायद मुकदमात इंसाफ के मुंतज़िर हैं। इसी पर हम बात करेंगे। मैं आमिर साहब आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि जिस तरह मैंने सियासी मुकदमात का भी हवाला दिया, सियासी मामलात का भी, अवामी जिन पर हम 12 बात भी करते हैं अपने इस प्रोग्राम में, आपके ख्याल में, क्योंकि जब भी बहुत से सियासी मामलात अनफॉर्चुनेटली अदालतों में ही गए और फिर जब फैसले आए तो जजेस के कंडक्ट पर सवालात भी उठाए गए, इस सारे सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए और ख़ासतौर पर जो अवाम इंसाफ की मुंतज़िर है, जो हम 12 कहते हैं कि उन फाइलों को भी खुदारा देखें, तो आमिर साहब आपके ख्याल में बड़े कौन कौन से चैलेंज हैं जिनका चीफ जस्टिस साहब को सामना होगा? देखें, पार्लियामेंट और अदलिया का दायरा इख्तियार, इसके ऊपर इनका फैसला बहुत दूर रस होगा, क्योंकि असल इशू यही है। चीफ जस्टिस कह रहे हैं ना कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पाबंद नहीं हूँ, मुझे इंसाफ करना है, आइन का पाबंद हूँ।
यानी उन्होंने कहा ना हमने मार्शल लॉ के फैसलों को मानना, ना हमने भुट्टो का, ना हमने जो रिकॉर्डिंग पे आया कि क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने फैसले किए हैं। तो जो पार्लियामेंट फैसला करती है और साथ ये भी वजाहत आई कि वो उसके ऊपर नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार को सल्ब कर रही है, उसने रेगुलेट किया है, चीफ जस्टिस के इख्तियार को बांटा है कि वो अपने साथी जजेस के साथ मिलकर कर लें। चैलेंज क्या है? आम आदमी को इंसाफ देना, जो आपने अपने सवाल में भी उठाया। 57,000 लोग सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कर्ज है उन लाखों पिटिशनर्स का, उन केसेस का जो सिविल कोर्ट से लेके सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट तक में पड़ी हुई हैं। जब ये अपने घर को ठीक नहीं करते तो बाकियों को महज खत लिख सकते हैं, जो आज तक होता है। आज काजी साहब ने जो बार बार जोर दिया वो यही दिया ना कि टैक्स पेयर की मनी और हमें फैसले करने हैं, तो बिल्कुल इस बुनियाद पे ही इन्हें फैसले करने हैं। मैं और आप क्या करेंगे? बहस, इलेक्शन करा दें, फलां का फैसला कर दें, फलां का। बिल्कुल ठीक है, मैं तो ये बात चीफ साहब के आने से पहले से कर रहा हूं, 2-3 हफ्ते से, कि फुल कोर्ट 17 जजेस ले लें इस दौरान, 3 मई से पहले। आपको चाहिए कि 10, 12, 15 दिन फुल कोर्ट बिठाएं। ये 57,000 केसेस अगर आज तक लटके हुए हैं, 15 दिन और लटक जाएं। लेकिन जिन इश्यूज के ऊपर डिवाइड होता है, खाम खाब तरजीहात तब्दील होती हैं, उनके फैसले कर लें। उसके बाद बेशक 17 जजेस रोजाना बैठे और हर रोज एक आथर जज बन जाए और ये बेशुमार केसेस के फैसले करते जाएं, जिसमें पाबंद कर दिया जाए कि न वकील को अब मिलेगी कोई तारीख देने के लिए जगह और ना जज कहीं गायब होगा। सही। आप देखें चंद महीनों में ये केसेस सैकड़ों पे आ जाएंगे अगर ये 17 जज सिर्फ अपना बैठ के काम कर ले। कि होता क्या है, फलाने जज के घर शादी है, फलाना बेंच उधर, ये 4, 5, 7, 10 उधर शिफ्ट हो जाओ, कराची में चले जाओ, लाहौर चले जाओ, पता यही लगता है कि पीछे कुछ ये था। इस तासुर को खत्म करना चाहिए। भाई आपने शादियों पे जाना है, छुट्टियों पे जाना है, आप जाइए, प्राइवेटली जाइए। आप सबको जज करते हैं, आप हमें भी जज कराइए कि आपका कंडक्ट अब वाकई वो होने वाला है जिसकी तवक्को लोगों को इफ्तिखार चौधरी से शुरू हुई थी और वो जाती पसंद और नापसंद पे चले गए। आज भी काजी साहब आए हैं, अपनी सीनियरिटी पे आए हैं, मेरे और आपके कहने पे नहीं आए। हाँ, उनके ऊपर पिछली एस्टेब्लिशमेंट ने, पिछली हुकूमत ने इंतहाई मकरू इल्जामात लगाए और उनके साथी जजेस ने उससे बुरा किरदार अदा किया, कटहरे में खड़ा करके फैमिली के साथ क्वेश्चन किए। लेकिन वही साबिक चीफ जस्टिस कहते हैं एक और जज के बारे में कि मुझे किसी को मैसेज देना था। अगर इक्वालिटी हो ना फिर कोई मसला नहीं है। सही। जब वो कहें कि मैंने इस जज को इसलिए बिठाया कि मैंने किसी को खामोश पैगाम देना था, आप सियासत कर रहे थे अदलिया में बैठ के, तभी तो तबाही हुई कि हर जगह पे अदलिया निचली सतह पे आई, पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया में। आपके फैसलों के ऊपर आपको नीचे से टॉप का रिजल्ट दिया गया। जी आयाज साहब। अच्छा, वो अल्लाह करे ये तबाही का सिलसिला रुक जाए और कुछ बेहतरी की सूरत बन जाए। वो 57,000 केसेस तो ज़ाहिर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो आज तक इम्पॉर्टेंट नहीं रहे किसी भी चीफ जस्टिस के लिए, क्योंकि वो फंस जाते हैं इन्हीं मामलात में। और ये भी अगर इसी तरह से ये फुल कोर्ट बनते रहेंगे तो ज़ाहिर है मामलात तो फिर वो 57,000 केसेस पता नहीं एंड तक कितने हो जाएं जब ये जा रहे होंगे एज चीफ जस्टिस। जो सियासी चीज़ें हैं, मुझे याद है कि इनसे किसी तकरीब में पूछा गया था फायज़ ईसा साहब से कि जी 90 दिन में इलेक्शन का क्या इसकी क्या राय है आपकी इस पर? तो उन्होंने कहा था वो केस मेरे सामने नहीं है, जब आएगा तो फिर मैं देखूंगा उसको। तो वो भी केस ज़ाहिर है 90 दिन में इलेक्शन या जो अब उस डिलिमिटेशंस के बाद जो डेट आएगी उस पर इलेक्शंस कराना, फिर कुछ पॉलिटिकल गिरफ्तारियां हैं, सियासी गिरफ्तारियां, जिसमें परवेज इलाही साहब की मिसाल मैं दे सकता हूं कि वो जमानत मिलती है, जैसे मिलती है एक नया मुकदमा उनके लिए तैयार होता है। और मतलब परवेज इलाही को दहशत गर्दी के मुकदमे में चालान करना और उस पर जुडिशल करना, तो अल्लाह की पनाह कि मतलब बाकी चलें समझ आ रही है, मतलब दहशत गर्दी के मुकदमात को इस लेवल पे आप ले आए कि यार एक पॉलिटिकल बंदा चीफ मिनिस्टर रहा हो, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहा हो इस मुल्क का, और उस पर आप दहशत गर्दी का केस डालें और उस केस में डालें जिसमें नाम भी नहीं था, वो नामालूम अफराद में डाल के आप, मतलब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? तो मेरा ख्याल है जब ये केसेस फायज़ ईसा साहब तक आ रहे होंगे तो फिर उनका असल इम्तहान शुरू होगा कि वो क्या करते हैं इस पे। और उससे पहले मैंने आपको इलेक्शंस का बता दिया। बाकी इसका मतलब ये नहीं कि वो 57,000 केसेस भूल जाएं, उन पे तो दिन रात काम करने की जरूरत है। जी ताहिर मलिक साहब, आपको क्या लगता है किन बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना होगा चीफ जस्टिस साहब को?
देखिए, हमें बेसिक पे जाना पड़ेगा। बेसिस है, अगर आप जमहूरियत पे बिलीव करते हैं, पाकिस्तान के आइन को बिलीव करते हैं, तो इसमें कोई चैलेंज चुलेंज नहीं है। सिंपल सी बात है कि आपका आइन कहता है कि ऊपर आसमान पे अल्लाह भी है, यहाँ आपका जो कानून आइन है वो लोग इसके हुक्मरान है। मुझे ये बता दें कि आप तो ये जो कहते हैं आप मेरे आइन के, आप तो आइन के मुताबिक फैसले करने नहीं आए, आप मेरे चौकीदार हैं, आप रियासत का हिस्सा है और मैंने आपको पाला हुआ है। सजना है महफिल ऐसा तेरे लिए सजाई है, मैं हीरो हूँ, पाकिस्तान की अवाम का ये मुल्क है, ये अदलिया उनकी है और आप मेरे चौकीदार हैं। आपका काम है कि उसकी स्पिरिट के मुताबिक दें। मुझे बताएं कि आपका सुप्रीम कोर्ट हो जिस मुल्क में 15 जज बैठे हो, मुझे कोई बंदा पूरे पाकिस्तान में 24 करोड़ में मुझे एक इसका लीगल इमोशनल सेंसेबल जवाब दे दे कि मोहसिन नकवी किस कानून के तहत लाहौर पंजाब को रूल कर रहा है। ये निगरान हुकूमत क्या चीज़ होती है। आज वो साहब चाइना गए हुए हैं, चिड़ियाघर में वो इस्लाहात कर रहे हैं, तो वेयर इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। मतलब सवाल ये है कि ये किस किस्म की जमहूरियत है जिसका ये आप भी हिस्सा बने हुए हैं, अदालतें हैं। मैं इसकी कॉमेडी पे हैरान हूँ कि हमारी सुप्रीम पार्लियामान ने कानून बनाया है कि हमारी जो तौहीन करेगा हम जज बन जाएंगे। यानी कि दुनिया की ये वाहद पार्लियामान है जो कहती है मैं सिटीजन को पकड़ लूंगी। अच्छा, मैं कोई बात कर दूं तो मुझ पर तौहीन अदालत लगा देती है। अदालत ने भी अपने आप को प्रोटेक्टिव रखा है। फौज में तो मैं बात करूँ तो सीधा गर्दार, सरकारी मुलाजिम को बात करो वो कहेगा मुदाखलत कर रहे हो तुम रियासत में। मुझे बताएं वेयर आई एम। सवाल सारा ये है कि पाकिस्तान, ये इनको फैसला करना होगा, इनको ये तशरीह करनी पड़ेगी कि ये आइन, ये रियासत, ये सुप्रीम कोर्ट, ये फौज, ये अदालत, ये मीडिया किसके लिए बनाया गया है। और उसका जवाब है अवाम। अगर ये फैसला नहीं करते तो फिर कंपनी की मशहूरी है हम टॉक शो करते रहेंगे, हम उसे सवाल करते हैं। फैसल साहब, देखिए बात यह है कि जब काजी साहब के खिलाफ जो पहले इनके खिलाफ मुहिम चली, ये एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े हो गए या एस्टेब्लिशमेंट इनके सामने खड़ी हो गई, इनके खिलाफ एक किरदार कुशी की मुहिम चली, इनके ख़ानदान के खिलाफ चली, हम सब भी इनके खिलाफ लग गए। जब ये बंदियाल के सामने खड़े हुए, बंदियाल साहब के सामने, हम सब इनके साथ लग गए। मतलब मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम सब की इस तरह की अब ट्यूनिंग हो चुकी है कि अब हमें लाइनें लेने की ज़रूरत नहीं होती, हम ऑटो पे लगे हुए, हमें पता होता है कि हमने क्या लाइन लेके जो है ना उसको फॉलो करना है। लेकिन एयाज साहब की इस बात जो है ना ये 100% दुरुस्त है कि इस मुल्क में बास ऐसे केसेस हैं जो काजी फाइज ईसा साहब के लिए टेस्ट केसेस हैं। हुआ तो इस मुल्क में चौधरी इफ्तिखार का जितना बड़ा बनाया गया था, शायद काजी साहब का उसका अशर शीर भी हुआ नहीं बना होगा ना। लेकिन जो टेस्ट केसेस हैं वो इनके लिए टेस्ट केसेस हैं। अगर वो आ जाते हैं, गिरफ्तारियों का मामला है, मिसिंग पर्सन का मामला है और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, शख्सी आज़ादी का मामला है, कि वहाँ पे मालूम चलेगा कि वाकई ये चीफ जस्टिस है, वाकई ये एक आज़ाद और एक ताकतवर चीफ जस्टिस है, वाकई एक ऐसे चीफ जस्टिस हैं जो किसी के दबाव में नहीं है, या फिर खाली जो है फिर वो एक रंग भरा गया जा रहा है जैसे चौधरी इफ्तिखार में जो रंग भरा गया था। ये मालूम चलने में कुछ सदियां नहीं लगेंगी, कुछ साल नहीं लगेंगे, ये चंद दिनों में जो है ना सब कुछ मालूम चल जाएगा ये कितने ताकतवर और जो है गैर जानिबदार जो है वो चीफ जस्टिस है। अगर सब लोगों को खुली आज़ादी मिलती है सियासत करने की, जी जी, अगर किसी पे भी पाबंदी हो, चाहे वो इमरान खान पे पाबंदी हो, चाहे वो अल्ताफ हुसैन पे पाबंदी हो, सबको फिर आज़ादी मिलनी चाहिए। मैं यही सोच रहा था अल्ताफ का नाम आएगा। 12 मई का जिस तरह का 12 मई का जो वाकया आया, जिस तरह का वो एक अंधा भी देखेगा तो बता देगा कि जिस तरह का जो फैसला जो है वो सुनाया गया है, ठीक, उस फैसले का जो रिव्यू होता है उसमें ये सब चीजें नोट होंगी, फिर वहाँ ये मालूम चलेगा ये कितने आजाद हैं। वरना इसको ज्यादा हमें दूर जानने की जरूरत नहीं, चंद दिनों में चीजें सब क्लियर हो जाएंगी। फिर हम एक नई जंग का आगाज करेंगे, नई बहस का आगाज करेंगे। हमें तो ऐसे भी एक टॉपिक चाहिए होता है, फिर नया टॉपिक मिल जाएगा और लाइन भी मिल जाएगी, क्या लाइन लेके चलना है। मैं मुंतजिर थी ये आप कब बोले, लाइन भी मिल जाएगी, क्या लाइन क्यों करनी है। लेकिन सबसे जो बुनियादी मसला है वो लाइनें उन्हें मिलती हैं जो फिर बाद में कहते हैं हमें क्यों बताया जाता था, वो खुद ही पहुंचते हैं लाइनें लेने भी। सबसे बड़ा मसला जो अवाम को इंसाफ की फराहमी, कई सालों से केस पेंडिंग पड़े हुए थे, कई सालों से केस पेंडिंग पड़े थे, लोग इंतजार में थे। आपको भी अपना केस लेके जाना चाहिए जी, बिल्कुल। जब भी आप शुरू करते हैं तो फिर आपकी बात इनको भी काजी साहब के पास केस लेने जाए, गुफ्तगू करते हैं, आमिर इलियास साहब मुदाखले शुरू कर देते हैं, बात शख्सी आजादी की करते हैं और देख लें। यार आज तो आपने किया, खुदा का वास्ता है यार, आप दोनों ही जाएंगे, आप दोनों ही जाएंगे। मैं बिल्कुल नहीं बोला। इसमें जो है अवाम को इंसाफ की फराहमी, आप देख लें लोगों के केस अरसा दराज से पहले जितने भी चीफ जैसे वो सुओ मोटो पर जोर रखते थे अपने केसेस वगैरह
करते थे, बजाय वो दूसरे केसेस थे वो अरसा दराज से थे, सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए लोगों के नहीं, जो आम आदमी का मसला है। अब वो आम आदमी क्या कहता था कि जी हमारा केस नहीं लगता, सिर्फ वही केस लगते हैं जो सुओ मोटो लिए गए हैं, वही सारा दिन चलते थे, उस पर ही काम होता रहता था। तो ये जो है ये सिलसिला वो ख़त्म हुआ है। अब जाहिर है लोगों के ये केस कम करने के लिए इनको कोई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, ना सिर्फ उधर बल्कि लाहौर रजिस्ट्री में भी आए, कराची रजिस्ट्री में भी ये जाएंगे, उधर जाके भी केसेस वगैरह देखेंगे। अब देखना है कि ये किस हद तक कामयाब होते हैं, क्योंकि केसेस की तादाद ज़्यादा है, ये कितना बर्डन उतार के जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस और भी आ रहे होते हैं। तो ज़ाहिर है ये बेसिकली लोगों को रिलीफ देने के लिए अगर कोई ऐसा इकदाम करें, क्योंकि आप देखें जो किसी लोगों से जाके सुप्रीम कोर्ट में देख लें कि लोगों के अरसे दराज से केस पड़े हुए हैं इंतज़ार में, कोई छोटा मामूली केस भी होगा वो तारीख का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो ज़ाहिर है आप फुल कोर्ट करें, उसमें जजों को जो तैनाती करनी जो सियासत शिकार हुई थी उसको आप ख़त्म करें और जजेस वगैरह रखें और फुल कोर्ट काम करें बिल्कुल, और लोगों के मसले हल करें, तब लोगों को पता चले कि जी उनको रिलीफ कहाँ मिल रहा है। सही, बिल्कुल सही बात है। लोगों को रिलीफ ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, और ये जो आम आदमी की केसेस की फाइलें हैं वो खोलना चीफ जस्टिस साहब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और ख़ासतौर पर अनफॉर्चुनेटली जो हमें अब बड़ी बुरे तरीके से एक डिवाइड नज़र आई सुप्रीम कोर्ट के जजेस में, उनके फ़ैसलों में, जो खुलकर बात भी होती रही, तनकीद भी, और फिर जिस तरह से मामला चलते रहे आपके सामने है, उसको ख़त्म होना चाहिए। सियासी तासुब से पाक अदलिया के फ़ैसले नज़र आने चाहिए। और ख़ासतौर पर मैं दोबारा कहूँगी कि आम आदमी के जो मामलात वो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए चीफ जस्टिस साहब की। ये मेरे ख्याल में बड़े बड़े चैलेंजेस होंगे। दीगर चैलेंजेस क्या होंगे, जो एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो आपने जान लिया। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। तीसरा बड़ा सवाल जो होगा वो हमारा बिजली बिलों की अदम अदायगी से मुतालिक। अवामी नहीं सरकारी इदारे भी इसमें शामिल हैं। हम सवाल बुनियादी तौर पर ये करेंगे, क्या नादहिंदा हुकूमती इदारों के बिजली कनेक्शन भी कटेंगे? राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, इस वक्त निगरान हुकूमत भरपूर तरीके से बिजली चोरों और बिल अदा ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करी है। बिजली के कनेक्शंस भी काटे जा रहे हैं, मुकदमात भी हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हैरत अंगेज़ तौर पर यह खबरें सामने आ रही हैं कि सूबाई हुकूमत के कई इदारे जिनमें वासा है, महकमा सेहत है, पुलिस, लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी समेत कई इदारे इसमें शामिल हैं, लेस्क्यू की नादहिंदा हैं। इससे कबल गुज़श्ता दिनों ये खबर भी सामने आई थी कि वफाकी हुकूमत की अपनी भी कई वजारतें हैं, मुख्तलिफ डिवीजन्स और सरकारी इदारे इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के नादहिंदा है। ज़ाहिर है बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ हुकूमती एक्शन को तक़वियत देने के लिए ज़रूरी हैं। आमिर साहब, मैं अगेन आप बात करूँगी, अब चूँकि हमारी तो वजारतें इतनी गरीब हैं, बिजली चोरी के अलावा बिल खा जाती हैं, आपके ख्याल में बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की हम बात करते हैं तो क्या इनके खिलाफ भी बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होती हुई नज़र आएगी? असल में ना एक चूँकि मिक्स कल्चर आया कि जी ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग, बिजली चोर, गैस चोर, सब के ख़िलाफ़ एक्शन हो रहा है। ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। ख़ास तौर पे जो बिल का मसले हैं, चाहे वो बिजली का हो या गैस का हो, इन कंपनियों के हमेशा से वफाकी इदारे, सूबाई इदारे, बिल्कुल ये पहली दफ़ा नहीं है। ये साल हर साल से अशरों से चल रहा है काम कि कभी प्रेशर पड़ता है, जब फ्यूल की उनका प्रॉब्लम आता है तब वो गिनने लग जाते हैं। आप जाएंगे गैस कंपनी ने पीएसओ के पैसे देने हैं, पीएसओ ने फलाने के देने हैं। एक सर्कल है पूरे पाकिस्तान के अंदर, सूबों से लेकर मरकज़ तक। और फिर कई दफ़ा यहाँ, आज नहीं मैं कह रहा हूँ अशरों से ये फिर फाइनेंस में तय होता है कि जी सूबों के पैसे एट सोर्स काट लिए जाएं जब उनको जो जाने हैं, ताकि कंपनियों के पैसे चले जाएं। फिर उसकी किस्तें सूबे भी कराते हैं कि नहीं हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि आप एकदम काट लें। वफाक ने केपी के पैसे देने हैं, बिलियंस रुपीस देने हैं, जो उनको पन बिजली के ऊपर रॉयल्टी के मिलने हैं। ये सब एक सर्कल है और सिस्टम चलता है इस तरह। हाँ, आजकल ज़रा अच्छी बात है कि एक मुहिम चली है कि जिसने देना है, इस्लामाबाद में IS को है, भाग रही है, लेस्को, पेस्को, कौन सी कंपनी है जो ये काम नहीं कर रही? सारे कर रहे हैं। यहाँ पे हम इस्लामाबाद में रोजाना बुनियाद पे यही चीज़ें देख रहे हैं कि जी यहाँ से IS को के अमजद खान भाग रहे हैं, उनके आसिम नज़ीर भाग रहे हैं। लो जी ये खबरें लगवा दो, ये चलवा दो कि आज हमने इतनी FIR दे दी। वो लाहौर से भी आती है, फैसलाबाद से भी आती है। अच्छी बात है कि एक है, लेकिन ये पायदार अमल होना चाहिए, ताकि जिस तरीके से आ रहा है ना प्रेशर कि जी सर्कुलर डेट को खत्म करने के लिए ओरिजिनल कास्ट आम आदमी पे डाल दी जाए, तो सरकारी इदारों से भी उसी तरह वसूल कर लेने चाहिए और सोर्स की बुनियाद पे, ताकि वन फॉर ऑल ये तय हो जाए। फिर ये ढकोसले ना हो बार बार के जी हमने मुहिम शुरू कर दी, हमने फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया, और कुछ भी नहीं होता, ढाक के वही 3 बात फिर एंड पे खड़े होते हैं। जी ताहिर मलिक साहब, देखिए सच ये कि यहाँ तो हमारे हुक्मरानों में अक्ल नहीं है, चांसेस ज्यादा वैसे इसी के हैं, यहाँ उनमें सलाहियत नहीं है।
हाँ, मैं छोटे छोटे पिद्दी मसले, इसको हम अपनी जुबान में लोरी रंगबाजी कहते हैं। अब अगर आपने 1 रुपया कम करना है 60 रुपए से बिजली के, आपको 115 अरब रुपए रिकवरी करनी पड़ेगी। ये जो आपने छापे, ये सिंपली रंगबाजी है। अभी तक 1 अरब आप इकट्ठा नहीं कर सके, 115 अरब जिस दिन आप इकट्ठा करेंगे 1 रुपया कम होगा। आप अंदाजा लगा ले, पाकिस्तान को 50,000 साल ये छापे मार के ना बिजली आप सस्ती करेंगे। ये जिस स्टेट को अगर आपने इस तरह चलाना है तो फिर कोई कॉमेडी शो किया करें आप भी। अब मैं आपको असल बीमारी की रीजन बताऊं। बीमारी की रीजन वही है जिसको हमने बात ही नहीं करनी। ये मोहतरमा शहीद बेनजीर का ख्वाब था कि हम डॉलर में ईंधन खरीदेंगे और रुपया कमाने वाले लोगों को देंगे। एक गोरा जो है, जब वो $1 का पेट्रोल लेता है तो मुझे उस गोरे को बराबर करने के लिए 330 दफा ज्यादा काम करना पड़ेगा उसके 1 रुपए को बराबर करने के लिए। मैं सलूट करता हूँ मोहतरमा शहीद को, वो हमेशा जिंदा रहेंगी पाकिस्तान में अगर एक भी बिजली का बल्ब रहेगा। मैं नवाज शरीफ को सलाम करता हूँ, मैं मुशर्रफ को सलाम करता हूँ, उसने डॉलर के साथ इस पेमेंट को भी रिलेट किया। जब तक आप एक गरीब मुल्क के अवाम को डॉलर में खरीद के तेल, डॉलर में ईंधन खरीद के कहेंगे कि काका पैसे डॉलर में दो, कमाओ रुपए में, दुनिया का कोई फौज, कोई इंटेलिजेंस, कोई पुलिस, कोई इंतजाम, कोई छापे इस बिजली को सस्ती नहीं कर सकती। अगर कंपनी की मशहूरी ऐसे करना तो करी जाओ। ठीक है जी, आया साहब, कंपनी की मशहूरी है। देखिए, ये भी जो कार्रवाई हो रही है ना ये डिफॉल्टर्स के खिलाफ, ये भी बिल्कुल लाइव कवरेज जैसी है। यकीन करें, वो ताहिर मलिक जो कि मुझसे बड़ा लाहौरिया है, इसलिए उसने वो रंगबाजी का नाम दे दिया इसको, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप यकीन करें, जिन लोगों के मीटर्स खराब थे, फैसलाबादी रंगबाजी भी कह देते तो क्या था। नहीं लाहौरिया तो बड़ा रंगबाज केड़ा रहना, सब छड़िया करो सी वो जो अच्छा आपस में कंपटीशन कराने, इसमें ऐसे इदारे हैं, यकीन करें कि वो मैं मतलब नाम लेते हुए बिठा रहा हूँ कि तौहीन हो जाएगी, जो ना दहिंदा है। और ठीक है भाई, ना दहिंदा है पर ठीक हो गया, कोई इशू नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ एक और ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों में इस्तराब था, इश्तियाल था कि जिस तरह से बिजली महंगी होती जा रही थी, लोग बिल देने की पोजीशन में नहीं थे, तो एक तहरीक की बस शक्ल बन रही थी। ये सिर्फ उसको तोड़ने के लिए ये माहौल बनाया गया। मेरा मीटर ख़राब है, वो 2 महीने से मैंने दरख्वास्त दी हुई, चेंज नहीं किया, और अब आके मुझ पर बिजली वो चोरी डाल देंगे और उस पर पैसे लेकर वाह भी कमा लेंगे। मतलब वो सेक्रेटरी साहब, चूँकि वो जो वफाकी सेक्रेटरी हैं उसके, वो बड़े समझदार हैं, तो लंगड़ेयाल साहब हैं। अब बस अब मैं क्या कहूँ उससे ज्यादा। फैसल साहब, लंगड़े आम खाएं, दोशहरी खाएं, बस और क्या करें, और खूब एसी चलाएं जब मीटर आपका खराब है। सारे जी फैसल साहब, ये सारे इदारों का इशू है, बिजली के इदारे का इशू नहीं है। किसी भी आप इदारे में चले जाएं, चाहे वो बिजली का इदारा हो, गैस का इदारा हो, पानी का इदारा हो, ये सब इदारे जो है दूसरे के लिए डिफॉल्टर है, सब इदारे। चाहे वो सिविल एविएशन को उठा लें, ये हमारे इसको हम ऐसे खबर ले रहे हैं, बड़ा खबर है नहीं। अच्छा, मजे की बात पता है क्या, मिसाल के तौर पे एक इदारा है XYZ या वाटर बोर्ड ले लें जी, उसका वो जो डिफॉल्टर है ना, उसने इतनी रिकवरी करनी है जो क़याम पाकिस्तान से आज तक नहीं हुई, उनको अपनी आमद अगले साल बजट में अगले साल की आमदनी में शो करते हैं कि हमें जो है ना 25 अरब रुपए जो है वो जो हमारे डिफॉल्टर है उन्होंने पैसे देने, 25 अरब रुपए ये आएंगे, जिससे हमने ये तरक्याती मंसूबे जो है वो शुरू करना है। जितने भी इदारे किताबें उठा लें तो उस पर वे बोलते हैं कि हमारा बजट जो है वो सरप्लस हो गया। यानी इतना ही कौम को बेवकूफ बनाते हैं, कौम को या आम आदमी को इन चीजों का नहीं पता होता कि उस पर ये अपने बजट को सरप्लस दिखाते हैं कि हमारी जो बजट जो हमने बनाया है वो इतना सरप्लस है कि ये जो हमारी रिकवरी होनी है उससे हम ये करेंगे। बस ये क्यों, पाकिस्तान में कोई सरकार का निज़ाम है ही नहीं। सरकारी इदारों को जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सिस्टम है सरकारी इदारों का, वो खुदा जाने वो किस जमाने की बुनियाद पे बना हुआ है, उसको कौन चला रहा है। कभी भी किसी हुकूमत ने इन इदारों को दुरुस्त में लाने की कोशिश की नहीं है, की नहीं कभी, कि भाई इसको अब तो कोई रियलिज्म की बुनियाद पे, प्रैक्टिकलिज्म की बुनियाद पे कोई यार बजट तैयार कर लो इदारों का, नहीं करते। आपको बताएंगे इस साल जो है 5 अरब रुपए के जो है ना फ्लाईओवर सड़कें बनेंगी, पैसे कहाँ से आएंगे? वो बिजली वाले ने देने, और पानी वाले ने देने, और गैस वाले ने देने, मिले आज तक नहीं है वो। ठीक है इलियास साहब, देखिए सारा ये है कि इनको पता है कि इन सब अदारों को बजट्स मिलते हैं, उन बजट के अंदर रह के इनको अपने इस्तेमाल करना चाहिए अखराजात। ये साहब के आने से 1 घंटा पहले AC लग जाता है, साहब के पास 2-2 गाड़ियाँ हैं। कि पहले तो ऐसे नहीं होता था, लेकिन सिस्टम में आप देखें, आप
हर एक दो एसी लगे होते हैं कमरे में, साहब के कमरों में। तो जाहिर है वो फिर इस तरह जब इस्तेमाल करेंगे फिर महकमों में तो इस तरह पड़ेंगे। हेल्थ और उसका तो समझ लगती है कि उसके अखराजात ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन ये सब अदारों को बजट होते हैं, इनको देना चाहिए बजट, ये लेकिन देते नहीं हैं। इसी तरह देख लें सेहत को 3 अरब रुपए हैं, इस तरह जो दूसरा अदारा क्या कहते हैं वासा, उसका 6 अरब रुपया देना है। अगर ये इनसे पैसे काटेंगे तो लोगों के ट्यूबवेल चलाना बंद कर देंगे। ज़ाहिर है ब्लैकमेलिंग इन्होंने पूरी रखी हुई है। तो इन चीज़ों को पकड़ने के लिए गवर्नमेंट को पहले ये क्रैकडाउन जो शुरू किया है, इससे पहले उन लोगों को पकड़ें जिनसे बजट मीट नहीं कर रहे। ठीक है लिया साहब, आपको पॉइंट वक्त मेरे पास खत्म हो गया। बहरहाल ये इम्तिहान है, वफाकी हुकूमत का बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होनी चाहिए और होते हुए नजर भी आनी चाहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।